हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2। पार्ट 1 आपका 5th सेमेस्टर में है, पार्ट 2 आपका 6th सेमेस्टर में है। 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 के चैप्टर 1 के बारे में। यूनिट 3 में जो चैप्टर्स हैं वो 2 से 3 हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में आपको 2 पार्ट्स पढ़ने हैं मेनली। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है पर्यावरण आंदोलन उत्तर और दक्षिण में, और सेकंड पार्ट में आपको जो आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें जो बेसिक डिटेल्स हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में हम बता देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखें। तो आपका जो पर्यावरण आंदोलन उत्तर और दक्षिण, मतलब कि पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उत्तर और दक्षिण में वो किस प्रकार के थे, इसके बारे में ये आपका चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है उत्तर में पर्यावरणवाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने प्रयास किया। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जब से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है उसके बाद से ही पर्यावरण की जो हालत है वो खस्ता हो चुकी है। समय के साथ साथ पर्यावरण बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार की पेड़ों की कटाई हो रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर हो रही हैं, जिससे पर्यावरण को बहुत बड़े स्तर पर क्या हो रही है, हानि पहुंच रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स ने क्या करा है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम किया है। विश्व की प्रगति के लिए की गई औद्योगिक क्रांति ने पर्यावरण को बड़े स्तर पर हानि पहुंचाई। प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, संसाधनों का बड़े स्तर पर नष्ट होना, वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि जैसी घटनाएं औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व के सामने आई। तो औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई उसके बाद से ही आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं या बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो पर्यावरण के साथ होने लगी। जैसे कि बड़े स्तर पर प्रदूषण फैला, पेड़ों की कटाई बहुत बड़े स्तर पर की गई। ठीक है, अमेज़ॉन जो जंगल है उसके बहुत बड़े भाग को आप कह सकते हैं कि काट दिया गया। ठीक है, जो संसाधन हैं उनका बहुत बड़े स्तर पर क्या हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं। आप कह सकते हैं पेट्रोलियम हो गया या फिर जल हो गया। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इनका बहुत बड़े स्तर पर क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, और बहुत बड़े स्तर पर इनको नष्ट भी किया जा रहा है। वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रही है। ठीक है, और बहुत तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इत्यादि जैसी जो घटनाएं हैं वो औद्योगिक क्रांति का ही क्या है, एक प्रकार से कारण है। साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक जो 1962 में लिखी गई थी, इस पुस्तक के अंतर्गत बताया गया कि किस प्रकार कीटनाशक का प्रयोग कितने बड़े स्तर पर हो रहा है। बेसिकली आपको नहीं पता होगा कि कीटनाशक का जो प्रयोग है वो कितने बड़े स्तर पर हो रहा है भारत में। ठीक है, पर अगर हम बात करें तो भारत में जो खेती होती है वो काफ़ी बड़े स्तर पर होती है। तो खेती को आप कह सकते हैं कि कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पे हुआ है, संयुक्त राष्ट्र मतलब अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। और कितने हुआ, 1947 से 1960 का जो सन था, मतलब बीच का समय, उसमें 6.34 मिलियन इसका प्रयोग हो गया था, मतलब बढ़ चुका था। 6.34 जो मिलियन है इसका प्रयोग हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने कीटनाशक का सबसे अधिक प्रयोग किया। प्रकृति को बहुत बड़े स्तर पर हानि पहुंची। तो कीटनाशक का प्रयोग करने से जो मिट्टी होती है, जो खेती की मिट्टी होती है, वो क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, और आने वाले कई सालों के बाद वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती, जिससे कि वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। ठीक है, तो कीटनाशक क्या करती है, मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर हानि पहुँचाती है। तो कीटनाशक का बहुत बड़े स्तर पर क्या हुआ, प्रयोग हुआ अमेरिका में, और उसके बाद बहुत ज़्यादा हानि पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लोगों ने पुस्तकें लिखी, जिन पुस्तकों में इन लोगों ने विवरण किया पर्यावरण से जुड़े सभी मुद्दों पर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल लेवल्स हैं उस वहाँ पे बहुत बड़े लेखक हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जिन पुस्तकों के अंतर्गत उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम जो मानव हैं वो प्रकृति को किस प्रकार प्रदूषित कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और तो और उन्होंने मुद्दे जो बताए उन मुद्दों के बारे में भी डिटेल्स दी गई हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं जल से रिलेटेड जो मुद्दे हो गए, या फिर पर्यावरण में जो पेड़ों की कटाई हो गई, प्रदूषण हो गया,
आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, ये जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उन बुक्स में दी गई थी। 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने हानिकारक रसायन तत्व के नियंत्रण के लिए कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा दिया। अब क्या हुआ, फिर संयुक्त राष्ट्र ने 1974 में जो कीटनाशक हैं जिसमें रासायनिक तत्व यूज होते हैं उनके प्रयोग पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, मतलब उनको बैन कर दिया। अब लिमिटेड ही प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़े। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विश्व ने कई कदम उठाए। प्रदूषण के खिलाफ और पर्यावरण की चिंताओं को देखते हुए 1970 अप्रैल में पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो जो आप कह सकते हैं कि प्रदूषण को देखते हुए, पर्यावरण की खस्ता हालत को देखते हुए पर्यावरण जो विद थे उन्होंने काफ़ी बड़े स्तर पर काम किया। साथ में उन्होंने अपनी चिंता दिखाई। चिंता दिखाते हुए उन्होंने 1970 अप्रैल 1970 में पृथ्वी दिवस के रूप में भी उसे मनाया। 1964 में एक रिपोर्ट तैयार की गई रोम के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसका नाम क्या रखा गया, लिमिट ऑफ ग्रोथ रखा गया। इस रिपोर्ट में संसाधनों के तीव्र गति से नष्ट होने के परिणाम के बारे में बताया गया। तो जो लिमिट्स ऑफ ग्रोथ नाम की जो बुक है उसके अंतर्गत बताया गया कि हम जो संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं और जो तीव्र गति से नष्ट हो रहे हैं कुछ समय बाद उसका हमें क्या परिणाम देखने को मिलेगा। जैसे कि सपोज करिए कि अभी हम पेट्रोल का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग कर रहे हैं, कल को जब पेट्रोल समाप्त हो जाएगा तो उसके जो परिणाम, जो रिजल्ट हमारे सामने आएंगे वो कितने बड़े होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें उस पुस्तक में बताई गई। 70 के दशक में बहुत से संस्थानों, क्लबों, राष्ट्रीय संघ की सोसाइटियों और द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन किया गया। ठीक है, तो आंदोलन भी किए गए पर्यावरण को बचाने के लिए 1970 के दशक में, जिसमें बहुत बड़े बड़े क्लब शामिल हुए थे। राष्ट्रीय संघ की जो सोसाइटीज़ बनाई गई थी वो सब इसमें शामिल हुई। पर्यावरणविदों ने बताया कि 70 से 80 के दशक के बीच इन संस्थानों में लोगों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी। आम जनता बड़े स्तर पर पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों के लिए कार्य कर रही थी। तो 1970 से 80 का जो दशक था, इस दशक के अंतर्गत लोगों की आंखें खुली, उन्होंने पर्यावरण की जो हालत है उसको देखा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण को बचाने के लिए जो क्लब या फिर सोसाइटीज़ बनाई गई थी उनके सदस्य बने। आम जनता जो थी उसने भी बड़े स्तर पर पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर काम किया। पर्यावरण को बचाने के लिए न्याय आंदोलन चलाए जा रहे थे। लव नहर के लिए एंटी टॉक्सिक आंदोलन एक मुख्य उदाहरण है। ठीक है, तो पर्यावरण को बचाए जाने के लिए न्याय आंदोलन भी चलाए जाते हैं। ऐसे आंदोलन जो कि न्याय रूप से क्या करेंगे, प्रदूषण को या फिर पर्यावरण को बचाएंगे। और उसका एक अच्छा खासा उदाहरण है लव नहर, जिसमें एंटी टॉक्सिक आंदोलन जो है वो एक मुख्य उदाहरण है। हुकर रसायन कंपनी ने बड़े स्तर पर जहरीले लव कैनाल में जो जहरीला आप कह सकते हैं जल है, पानी है, वो लव कैनाल में छोड़ दिया, जिससे कि नहर के सारे जीव बड़ी तेजी से मरने लगे, उनकी संख्या बड़ी तेजी से गिरने लगी। तो क्या ऐसा होता है कि कई कंपनीज जो आप कह सकते हैं कि जो जहरीले तत्वों के ऊपर काम करती हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो जिनमें जहर होता है, उनको क्या करती हैं, पानी में छोड़ दिया गया, मतलब उनको खुले रूप से पानी में बहा दिया गया। तो जिस पानी में उसे बहाया गया वहाँ की पानी में आप कह सकते हो जो जीव थे, मछली, जितने भी प्रकार के जल जीव थे, उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से गिरने लगी। और इसको देखते हुए वहाँ के लोगों ने क्या करा, इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसके खिलाफ आंदोलन लुईस गिब्स ने शुरू किया, जो लेव कैनाल की सफाई को लेकर था। ठीक है, तो जो लुईस गिब्स थे उन्होंने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया, क्योंकि वो वहाँ की सफाई करते थे और आप कह सकते हैं एक बड़े स्तर पर जिसमें जहर फैल गया, जीवो मर गए बहुत बड़े स्तर पर। तो इसको देखते हुए उन्होंने क्या करा, आंदोलन स्टार्ट कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं ने मदद की। द सिटीजन क्लियरिंग हाउस फॉर हजार्डियस वेस्ट 1980 तक बहुत सी संस्थाओं व समूह के दबाव के कारण उत्तरी अमेरिका की सरकार ने हजारों लोगों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया और उसे प्राकृतिक संकट क्षेत्र घोषित कर दिया। अब बड़े स्तर पर पानी में जहरीली गैस छोड़ दी गई थी, मतलब जहरीले तत्व छोड़ दिए गए थे, जिससे जीव तो मर ही गए, वहाँ के लोगों को भी खतरा था। अब लुईस गिब्स ने क्या करा, वहाँ पे आंदोलन शुरू किया। अब आंदोलन काफ़ी लंबे टाइम तक चला। फिर 1980 तक बहुत सारे जो संस्थान हैं, जो गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि सोसाइटीज़ बनी हुई है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसके साथ जुड़ गई। और इसको देखते हुए उत्तरी अमेरिका की जो सरकार थी
हजारों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया गया और वो जो जगह थी उसको क्या कर दिया गया, प्राकृतिक संकट क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यूरोप में भी औद्योगिकरण को लेकर बुरे परिणामों के लिए सतर्कता उठी और पर्यावरण के लिए कुछ राजनीतिक कार्यशील पार्टियां आई। न्यूजीलैंड में एक वैल्यू पार्टी का जन्म 1960 में हुआ जो पहली ग्रीन पार्टी के रूप में जानी गई। तो यूरोप में भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यूरोप में भी बहुत बड़े स्तर पर औद्योगिकीकरण हुआ, ठीक है, आप कह सकते हैं डेवलपमेंट जो था यूरोप में बहुत तेज़ी से हुआ, तो वहाँ पे भी प्रदूषण बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा। तो इसको देखते हुए वहाँ के लोगों के अंतर्गत भी सतर्कता आई, ठीक है। पर्यावरण के लिए कुछ राजनीतिक कार्यशील पार्टियां भी आई, मतलब कुछ पार्टियां बनाई गई, जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई जो कि किसके लिए काम करेंगे, राजनीति में रहकर पर्यावरण के लिए काम करेंगी। इस प्रकार की पार्टियां भी सामने आई। फिर न्यूजीलैंड में एक वैल्यू नाम की पार्टी आई जो कि 1960 में हुई थी, जो पहली ग्रीन पार्टी के रूप में भी जानी गई, ग्रीन पार्टी के रूप में उसे जाना गया। दक्षिण में आंदोलन की बात करें, अभी हम उत्तर में बात करें, अब बात करें दक्षिण में, मतलब ब्राजील। 1960 से 84 तक जंगलों की कटाई हो गई थी, जिससे वनों को नष्ट हो गया था और अमेज़न का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में बदल गया था, ठीक है। तो 1960 से 84 का जो समय था, इस समय के अंतर्गत आप कह सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई करी जा रही थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा था, पेड़ों के जो पेड़ थे उनकी लकड़ियों का प्रयोग और जगहों पे हो रहा था। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर की गई। अमेज़न का बहुत बड़ा हिस्सा क्या हो गया था, रेगिस्तान में बदल गया था, क्योंकि अमेज़न घने पेड़ों का एक जंगल है, परंतु अब जब पेड़ काट देंगे तो वहाँ का हिस्सा क्या होगा, नर्म हो जाएगा और वहाँ पे रेगिस्तान बनने जैसी हालत हो गई। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा क्या बन गया, रेगिस्तान में बदल गया। 1976 में एक बड़ा पर्यावरण आंदोलन शुरू हुआ जिसका चीको नाम था। इसका नेतृत्व फ्रांस के चिको मेंट्स ने किया था, जो पेड़ों से रबड़ निकालने वाले समूह के नेता थे। अब देखिए ब्राज़ील में आप कह सकते हैं या फिर अमेज़न में बहुत बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई हुई। तो वहाँ के जो लोग थे जिनका काम पेड़ों से ही चलता था, उनके काम पर, ठीक है, उनकी रोजी रोटी पर क्या हुआ, हानि पहुँची। तो वहाँ के एक नेता फ्रांस के चिको मेंट्स एक व्यक्ति थे जो कि पेड़ों से रबड़ निकालने का काम करते थे, ठीक है, पेड़ों से रबड़ निकालने वाले समूह ग्रुप के नेता थे, लीडर थे उस ग्रुप के, जो कि पेड़ों से रबड़ निकालता था। अब जब पेड़ ही काट दिए जाएंगे तो रबड़ निकलेगी ही नहीं किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या करा, आंदोलन किया। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य रेचरो और लैंग्रो के खिलाफ लड़ाई था, जिन्होंने 10,000 रबड़ ट्रैप्स को हटा दिया था, ठीक है। रबड़ ट्रैप्स मतलब पेड़ों से जो रबड़ निकलती है, ठीक है, उसे आप कह सकते हैं इकट्ठा करने के लिए ट्रैप्स लगाए जाते हैं। तो उन ट्रैप्स को हटा दिया क्योंकि पेड़ों की कटाई की गई थी। 10,000, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा ट्रैप्स को हटा दिया। इन रेचरों ने लगभग 6 मिलियन जगहों से ट्रैप्स को हटाकर अपने स्थान बनाया। अब क्या करा, उन पेड़ों को काट दिया, वहाँ से ट्रैप्स हटा दिया और अपना जो आने जाने का रास्ता है या स्थान है जहाँ पे उन्हें कोई फैक्ट्री या फिर कोई और काम करना है, वो जगह बनाई। मेंडेस के साथ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने साथ दिया और सभी हाथ मिलाकर एक साथ आगे बढ़ते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब आंदोलन शुरू हुआ तो महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इस आंदोलन में बड़े स्तर पर भाग लिया। दिसंबर 1988 में चिको मेंट्स की हत्या हो गई, लेकिन उनका प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहा, ठीक है। तो चिको मेंट्स की जो हत्या कर दी गई थी दिसंबर 1988 में, परंतु उनकी हत्या के बाद भी जो चिको आंदोलन है वो चलता रहा। भारत ने पर्यावरण को लेकर कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, ठीक है। तो भारत के अंतर्गत भी पर्यावरण को लेकर कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जैसे कि चिपको आंदोलन या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। चिपको आंदोलन के बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में करेंगे और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस 90% तो है ही, ठीक है, 90% है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे किसी भी हाल में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं, सीधे पूछ सकते हैं, परंतु ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले चैप्टर्स में हम इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार आपको आंसर लिखना है जिससे कि जो नंबर है आपके कंप्लीट आपको मिले। तो भारत में जो सबसे बड़े आंदोलन हुए उनमें से चिपको आंदोलन जो कि 1970 में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन के अंतर्गत गांव के लोग पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक साथ मिलकर पैरों से, मतलब पेड़ों से चिपक जाते, यहाँ पे पेड़ आएगा, ठीक है, पेड़ों से चिपक जाते जिससे कि पेड़ काटने वाले पेड़ों को नहीं काट पाते थे, ठीक है। तो पेड़ों की कटाई हो रही थी काफ़ी बड़े स्तर पर। तो गाँव
आप कह सकते हैं कि जिस गांव, एक प्रकार से पेड़ों की कटाई हो रही थी बहुत बड़े स्तर पर, तो पेड़ों को काटने के लिए जब लोग आते तो लोग, गांव के लोग क्या करते थे, पेड़ों के साथ चिपक जाते, एक ठीक है, पेड़ों को पकड़ के चिपक जाते, जिससे क्या होता कि पेड़ काटने वाले पेड़ों को नहीं काट पाते थे। तो इसे ही चिपको आंदोलन कहा गया। दूसरा मुख्य आंदोलन था मेधा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन में स्तर पर महिला समाज कार्यकर्ताओं ने नर्मदा बांध बनाने का विरोध किया। तो नर्मदा के ऊपर बहुत बड़े स्तर पर और बहुत बड़ी संख्या में बांधों को बनाया जाने वाला था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन तभी आरंभ हुआ क्योंकि मेघा पाटेकर द्वारा देखा गया कि जब ये बांध बनाए जाएंगे तो बहुत बड़े स्तर पर लोगों का क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना होगा, जो उनकी, आप कह सकते हैं उनके घर बार हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं, उन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके शिफ्ट होना होगा, जिसके कारण 1250 से अधिक जो गांव हैं वो तबाह ही हो जाएंगे। जब बांध बनाई जाएगी, बांध का पानी रोक के छोड़ा जाएगा, तो 1250 से अधिक जो गांव हैं वो सडनली नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। और कितने बड़े स्तर पर बांध बनाए जाएंगे, सरकारी योजना के अनुसार 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध बनाए जाने वाले थे। तो इतने बड़े स्तर पर बांध का निर्माण हो रहा था जिससे कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों को हानि पहुंच रही थी। इसको देखते हुए मेघा पाटेकर ने क्या करा, नर्मदा बचाओ आंदोलन आरंभ कर दिया। इनके बारे में हम आगे डिटेल्स में भी पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। वैश्विक पर्यावरण पर वाद विवाद और उत्तर दक्षिण का विभाजन। अब इसके बारे में देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वाद विवाद हुए और जो चीज़ें हुई, किसको लेकर, पर्यावरण को लेकर। पर्यावरण को लेकर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशन द्वारा हुआ था। इस सम्मेलन में पर्यावरण के मुद्दों पर सहमति दिखाई व 26 अन्य सिद्धांतों, जिसमें पर्यावरण और विकास को लेकर चिंताएं जाहिर की गई। तो सबसे पहला जो आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के लिए जो आंदोलन या फिर सम्मेलन किया गया, वो 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में आप कह सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन सब के ऊपर चर्चा की गई। पर्यावरण के मुद्दे जैसे हो गए, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ठीक है, मिट्टी प्रदूषण, जो मिट्टी प्रदूषण हो गया, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, और प्रकार का आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई। इस प्रकार की जितनी चीज़ें हैं उन सब के बारे में बात की गई थी। वे 26 अन्य सिद्धांत, जिसमें पर्यावरण और विकास को लेकर चिंताएं जारी की, और भी 26 अन्य सिद्धांतों के ऊपर बात की गई जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात हुई। 1987 में यूएन ने विश्व विकास पर एक सम्मेलन किया जिसकी अध्यक्षता नॉर्वे के प्रधानमंत्री गेटरिन ब्रेंटोल्ड ने की, जिसमें एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसका नाम ब्रुंडलैंड रखा गया। इस रिपोर्ट में वैश्विक उपभोग के तरीकों को बताया गया और खुलासा किया गया। वैश्विक उपभोग से मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व के जो लोग हैं या जनता है वो कितने बड़े स्तर पर उपभोग चीज़ों का प्रयोग कर रही है, इसके बारे में बताया गया कि पर्यावरण व आर्थिक विकास के बीच संबंध को समझाने की आवश्यकता है, ठीक है, कि हम लोग जो चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, और पर्यावरण में जो चीज़ें आप कह सकते हैं उनका प्रयोग हम कर रहे हैं, तो उनके बीच में हमें अच्छे प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में सतत विकास को महत्वपूर्ण बताया गया। ऐसा मतलब सतत विकास से तात्पर्य है कि ऐसा विकास किया जाए जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचाए और हमारे लिए भी संसाधनों का प्रयोग हो सके। सतत विकास की रिपोर्ट के अनुसार ये वर्तमान में उन सभी चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है, बिना भविष्य के संसाधनों को बेकार करें, ठीक है। तो वर्तमान में सतत विकास के द्वारा ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी जिनका प्रयोग हम अभी कर सकते हैं और भविष्य में वो चीज़ें हमारे जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी सेव रहें। बहुत से मुद्दों में से एक जैव विविधता का भी एक मुद्दा था, ठीक है। तो जैव विविधता का जो मुद्दा है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता से क्या तात्पर्य है कि एक ही स्थान पर बहुत सारी चीज़ों का विविधता होनी। जैसे कि अगर हम जैव विविधता किस में देखें, जानवरों में देखें, तो एक ही स्थान पर बहुत अलग अलग प्रजाति के जानवरों का होना, ठीक है। वहीं अगर हम फूलों या पेड़ों की देखें तो एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार के जो पेड़ हैं उनका होना जैव विविधता कहलाता है। तो जैव विविधता का एक बड़ा भाग मतलब 70% मैक्सिको, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, ज़ीरो, मेडागास्कर, चीन, मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया है, लेकिन कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण असुरक्षित है। तो ये जो मैंने आपको जगह बताई ना, इन जगहों पर 70% जैव विविधता का क्षेत्र है। अब ये आप कह सकते हैं कि असुरक्षित भी है
ठीक है, और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर भी है। इसका क्या कारण है? क्योंकि इन जैव विविधता का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र का निगरानी करने के लिए, उसको अच्छे से रखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पैसा लगता है। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में पैसा लगता है। और तो और लोग जो आप कह सकते हैं कि तस्करी करते हैं, ठीक है, ब्लैक मार्केट्स में इन चीज़ों की तस्करी की जाती है, उन लोगों से इन चीज़ों को बचाना भी काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। जैसे कि ऐसे जानवर जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है, उन जानवरों को बचाना इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, तो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं और असुरक्षित भी हैं। विकसित देशों ने जैव विविधता को बचाने के लिए कुछ उपाय करना चाहते थे, फिर भी इनको बचाने के कार्यक्रम की कीमत 10 से 14 बिलियन प्रति वर्ष लगते हैं। मतलब जैव विविधता का जो क्षेत्र है, अगर उसको हम बचाने की सोचें तो 10 से 14 बिलियन जो डॉलर हैं, यूएस डॉलर, वो लगेगा, वो भी प्रति वर्ष, हर साल। और तकनीकी सहायता द्वारा विकसित देशों को लाभ हुआ। ठीक है, तकनीकी सहायता द्वारा किसको? विकसित जो देश थे उनको लाभ हुआ। फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। 1997 में क्योटो, जापान में एक जगह है क्योटो प्रोटोकॉल में सफलतापूर्वक सहमति हुई। अनेक राष्ट्रों ने ग्रीन हाउस गैस की कटौती पर अपनी सीमाएं निर्धारित की। ठीक है, तो 1997 में अब देखा गया कि जो ग्रीन गैस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर बढ़ रही हैं। ठीक है, उनका जो ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है वो काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। इसमें CFC काफ़ी ज़्यादा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफ़ी ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो इसके ऊपर बात की गई कि CFC को किस प्रकार लिमिटेड किया जाए और उसमें कटौती की जाए। यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राष्ट्र व जर्मनी ने निश्चय किया कि 2012 तक वे ग्रीन गैस को 3%, 7% और 6% तक की कटौती की जाएगी, जो कि 1990 से कम है। तो 2012 तक जो यूरोपीय यूनियन है वो 3%, संयुक्त राष्ट्र है वो 7% और जो जर्मनी है वो 6% तक ग्रीन गैस जो है उनकी कटौती करेगा अपने देश के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन हुआ उसके अंतर्गत, भारत ने भी इसके ऊपर सिग्नेचर किए परंतु बाद में। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट 3 का चैप्टर 1 का पार्ट 1, या फिर आप कह सकते हैं आई पार्ट। इसके अंतर्गत हमने पर्यावरण के बारे में बात करी। ये वाला जो पॉइंट है, ये चैप्टर है, आप कह सकते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बेसिक डिटेल्स हैं आने वाले चैप्टर्स के बारे में, कि हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पढ़ेंगे और भी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है। आप जाके हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ में एक लिंक दिया गया है जहाँ से आप हमारे जो ईमेल सर्विस है उसको क्या कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे ही हम अपना कोई भी ब्लॉग वेबसाइट पर अपलोड करेंगे आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपको ब्लॉग मेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और तो और नोट्स भी अब हमने अपने स्टोर पर अपलोड करना चालू कर दिया है। तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट्स के नोट फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप हमारे स्टोर पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे आपके जो सब्जेक्ट है तो आप उन्हें बाय कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्राइस कम रखा गया है आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।